हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। तो आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आज के दिन का हमारा टारगेट बता देता हूँ कि आज हम लोगों को क्या क्या चीजों को स्टडी करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि मैं आप लोगों के हाथ में आपके पेपर होने से पहले आपको आपका पेपर प्रोवाइड करा दूंगा कि भाई ये तैयार कर लो, आपका क्वेश्चन पेपर यहीं से आ जाएगा। मैंने बोला हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जब हम लोगों ने सीरीज डिस्कस करी, हर एक क्वेश्चन पेपर 75 नंबर का आया, बट उनमें से मैंने आप लोगों को उन पेपरों को डिस्कस करते करते 40 से 45 नंबर के क्वेश्चंस या फिर 45 से भी ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लिखवा दिए कि यहां से ही आप लोगों के फाइनल एग्जाम में इतने नंबर के तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यानी कि उस सीरीज में हम लोगों ने हमारा लगभग मैं बोलूं तो 75 में से हम लोगों ने 60% पेपर आपका आउट कर दिया। अब हम लोग हमारी स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल पेपर की इन सीरीज को। और मॉडल पेपर की सीरीज की बात की जाए, है ना, ठीक है जी, मॉडल पेपर की सीरीज की बात की जाए, बेटा जी वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं है क्या? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। इज माय वॉइस एंड माय वीडियोस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अब हम लोग सेकेंडली स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी मॉडल पेपर की सीरीज को। और इस मॉडल पेपर की सीरीज की अगर जो मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर इस मॉडल पेपर की सीरीज में मैं आप लोगों को जो मैंने 40 से 45 नंबर का पोर्शन आपको कंफर्म कराया हुआ है कि यहां से आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, उनमें 15 और 20 नंबर का और एड ऑन कर दीजिएगा जब हम इस मॉडल पेपर की सीरीज को खत्म कर चुके होंगे। बट मैं यहां पर एक और चीज आप लोगों के सामने अनाउंस करने जा रहा हूं। मैं आज आप लोगों को आपके चारों सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के एक एक मॉडल पेपर का सेट आज मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में कल मैं एक टेस्ट अरेंज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कल मैं आप लोगों का प्यारे बच्चों एक टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट में आपका एक सेट रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का। ठीक है, और उस टेस्ट को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और उसको अपलोड करना है। यानी कि कल का पूरा दिन आप लोगों के लिए रहेगा, आपको लिए टेस्ट अपलोड हो जाएगा, आप लोगों को पूरा दिन उस टेस्ट के लिए आपको देने के लिए आपके पास में टाइम रहेगा और सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वो टेस्ट चलेगा। इस बीच आपकी कोई क्लासेस कंडक्ट नहीं होगी। अब ये टेस्ट मैं क्यों कंडक्ट करा रहा हूं कि भैया इसकी जरूरत क्या है ना, हमें इस चीज की तो आवश्यकता है भी नहीं। मैं इस टेस्ट को इस वजह से कंडक्ट करा रहा हूं कि मेरे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरे जितने बच्चे कोर्सेज में ज्वाइन हैं, उन सभी के सभी का क्या लेवल है, वो कितना पढ़ रहे हैं। और मैं इस टेस्ट को लेने के बाद में विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं फिर से कुछ और चीजें आपके लिए लेकर के आऊंगा और फिर एक हफ्ते बाद दोबारा से एक और टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा और फिर आप लोगों को मैं फाइनली बता दूंगा कि आप इस सेमेस्टर में पास होने वाले हो या फिर आपकी बैक लगने वाली है। यानी कि मैं आप लोगों को बेटा जी आपके एग्जाम से पहले ही आपका रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा, ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, तो जस्ट आप लोग अपना जो कल टेस्ट होगा उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और आज हम लोग हमारी मॉडल पेपर की सीरीज को हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, और जल्दी से अपना हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिए। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आज तक मैं 1000+ स्टूडेंट को टॉपर बना चुका हूं और मोर देन 10,000+ स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सो आप लोग भी बीएसपी फार्मेसी के साथ बने रहिए और हमें जस्ट पास नहीं होना है, हमें टॉपर बनना है ना जी। तो इस चीज की हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा फूफा विधायक है और ना चाचा सांसद है, ठीक है जी, और ना पापा प्रधान है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना है अपने दम पर करना है, अपनी मेहनत से करना है। सो भाई किसी के भरोसे क्यों बैठना, ठीक है जी। तो क्या है, इसी वजह से मैं एक शायरी बोलता हूं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है वक्त तो इस वक्त की कदर कर, अच्छे से पढ़ तेरा रिजल्ट सारा जहान देखता है। ऐसा नहीं है बेटा जी कि आपके रिजल्ट से आपको ही फर्क पड़ता है, आपके रिजल्ट से जो इस सेमेस्टर में आपके खास दोस्त होंगे उनमें से आधे दोस्त कम हो जाएंगे
जब वो आपका रिजल्ट अच्छा पाएंगे, क्योंकि कि वो आपकी सक्सेस से जलेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपकी मम्मी के पास बुआ जी का फोन आएगा और बुआ जी जब आपकी मम्मी से पूछेगी कि तुम्हारे लड़के का कैसा रिजल्ट आया, जब मम्मी बताएगी तो मेरे वाला तो टॉप कर गया, तो बुआ जी को बड़ा ही जलन महसूस होगा। शायद बुआ जी को क्या ठंडा पानी पीना ना पड़ जाए या बर्फ सर पे ना रखना पड़ जाए। तो आपके रिजल्ट आपको ही नहीं, आपके पूरे एंटायर जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं सबको आपके रिजल्ट का इंतजार रहता है। ठीक है जी, तो बस इसी वजह से बोलता हूं कि संभल के पढ़, तेरा रिजल्ट सारा जहान देखता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये, इस क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं एक्टिव रहा करो। अगर जो पागलों की तरह बन के रहना है और आप पागल हो ये साबित करना है बेटा जी, तो मेरी क्लास में मत आया करो। मेरी रिक्वेस्ट हर एक बच्चे से, क्योंकि कि मेरी क्लास में आए हो तो एक्टिव रहना पड़ेगा। मेरी क्लास में आए हो तो मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करना पड़ेगा। यहां पर पागलों की तरह, मुझे पता है तुम पागल हो, है ना, मुझे पता है तुम पागल हो, पर उसको प्रूफ मत करो। ठीक है, मुझे पता है तुम पागल हो पर उसको प्रूफ मत करो। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। गुड मॉर्निंग बच्चा जी। चलिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, मॉडल पेपर जो आपके पुनीत भैया ने बनाया हुआ है, और इस तरीके के मॉडल पेपर्स आपको आपके ऑल इन वन नोट्स के अंदर भी मिलते हैं, है ना। ये अगर जो मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों की, जो आपका भी मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को। जैसे अभी आपका तो अपकमिंग सेकंड सेमेस्टर है ना, तो आप इस सेकंड सेमेस्टर के नोट्स के अंदर भी देखोगे तो मैंने ये चीजें आप लोगों के लिए ऑलरेडी इनबिल्ड करा करके रखी हुई है। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी। हर सब्जेक्ट के लास्ट में उसका मॉडल पेपर्स है ना, हर सब्जेक्ट के लास्ट में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये नोट्स नहीं है, मैजिकल नोट्स बोलते हैं हम इनको, क्योंकि कि इसी के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसी के अंदर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के अंदर आपके मॉडल पेपर है और इसी के अंदर आपके एमसीक्यूज भी है। ठीक है जी, चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं तो हमारे इस मॉडल पेपर के अंदर हम लोगों का पहला क्वेश्चन देखेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हम लोगों को इसके बारे में पता करना है। ठीक है, ओके जी, हमें क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हम लोगों को इसके बारे में लिखना है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब मैंने आप लोगों को अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उनका जब सॉल्यूशन बताया था, तो वहां पर आप लोगों को आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूरा का पूरा डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि सेल के अंदर हो, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन सेम हो, उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं। और हमारी बॉडी क्या करती है, हमेशा चीजों को आइसोटोनिक ही बनाने का प्रयास करती है। ठीक है जी, चलिएगा। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बेटा जी, एक्सप्लेन डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली चीज तो है कि डाइल्यूट HCl जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना जी। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में बेसिकली आता है। HCl को हम लोग कहां पर यूज करते हैं, हमारी जब एक क्लोरोहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन हो जाती है, इन दैट कंडीशन हम लोग हमारे HCl का बेसिकली उपयोग करते हैं। साथ ही साथ बात की जाए जो हमारा HCl होता है, तो इसके मेथड प्रिपरेशन हमारे बहुत सारे हैं। आप लोग बेटा जी मेथड प्रिपरेशन की बात करें तो हमारा NaCl जो है वो किसके साथ में, H2O के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा और हमारा क्या बेटा जी HCl बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके के आप लोग को मैंने 8 से 10 मेथड प्रिपरेशन आप लोगों को बताए थे, आप लोग वो भी बस 2 मेथड प्रिपरेशन लिख करके यहाँ पर चीजों को छोड़ सकते हो। पॉइजन और एंटीडोट हमारे क्या होते हैं, बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है। पॉइजन क्या होता है बेटा जी, हमारी बेसिकली बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जाए, है ना, पॉइजन क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाए तो जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका या तो एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दे या फिर फास्ट कर दे। अब देखो पॉइजन करता क्या है, 2 काम करता है। ऑर्गन्स का जो एक्टिविटी है या तो उसको हाइपर एक्टिव कर देगा। हाइपर एक्टिव करने का मतलब क्या है कि भाई जो कार्य अभी बॉडी इस तरीके से कर रही है ना, अब पॉइजन क्या करेगा, उसी कार्य को किस प्रकार से करना स्टार्ट करवा देगा, इस तरीके से, है ना, या तो हाइपर एक्टिव कर देगा या फिर जो कार्य ऐसे हो रहा था जो कि नॉर्मल है, बॉडी हमेशा क्या बोलते हैं, भैया नॉर्मल रहो, ना तो मुझे ज्यादा हाइपर चीजें पसंद है और ना ही कम चीजें पसंद है, नॉर्मल चीजें, है ना। वो जीवन का भी सीख है कि नॉर्मल रहो भाई, है ना, ज्यादा हवा में भी नहीं उड़ना चाहिए और ज्यादा डाउन टू अर्थ भी नहीं रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। अब क्या कर देगा पॉइजन, क्या कर देगा, एक्टिविटीज को स्लो कर देगा।
ठीक है जी। तो ये काम हमारा पॉइजन करता है और उसी चीज को हमारा क्या बेटा बेसिकली हमारा ट्रीट करने के लिए हमारा क्या दिया जाता है, एंटीडोट्स को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई वी ऐड सिट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। आयरन के लिमिट टेस्ट में हम लोग सिट्रिक एसिड का क्यों ऐड करते हैं। अब जिस भी बच्चे ने, जब मैंने आयरन का प्रिंसिपल, यहां पर कोई पुराना बच्चा होगा तो जब प्रिंसिपल पढ़ाया था वहां पर आप लोगों को याद होगा, है ना, प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड की, तो क्यों ऐड करते हैं, सारी की सारी चीजें वहां पर बताई हुई थी। हमारा वोलेटाइल कलर, ग्रीन कलर, ये सारी चीजें। और हमारा जो आयरन होता है ना जी, तो हमारा क्या है कि ये सब चीजों के लिए हमारा, क्योंकि आयरन क्या होता है हमारा ऐसा लिमिट टेस्ट है जो कलर डिपेंडेंट रहता है हमारा, क्योंकि वहां पर कलर हमारे बेसिकली इन्वॉल्व रहते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट से आप क्या समझते हैं। लिमिट टेस्ट क्या होता है बेटा जी, हमारे क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन द इंप्योरिटीज, कि अगर जो हमारा क्या है इंप्योरिटीज का स्मॉल अमाउंट में अगर जो प्रेजेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, और कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग जिस टेस्ट का यूज करते हैं वही हमारा लिमिट टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। अच्छा, एक्सपेक्टोरेंट का एक एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में दिया है वो है अमोनियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, फटाक से चैट सेशन में बताइए। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें बेटा जी, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में बात की जाए तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है कि जो हमारे देखिए एक होता है ब्रोंक्यू, ब्रोंकाई और लास्ट में हमारा एल्वोलाइज। ठीक है, अब जो हमारा ब्रोंक्यू है इसमें क्या होता है, हमारा जो कफ है वो आकर के म्यूकस जो है वो आकर के स्टोर हो जाता है। अब उस कफ को या म्यूकस को यहां से रिमूव करने के लिए, नॉट परमानेंटली बट ऑन द टेम्परेरी बेसिस। अब क्या है कि परमानेंटली और टेम्परेरी बेसिस क्या है कि देखिए एक्सपेक्टोरेंट बेटा जी करते क्या है कि म्यूकस को यहां से हटा तो देंगे, बट अगर जो हम लोग प्रिकॉशंस अप्लाई नहीं करेंगे, सावधानियां नहीं बरतेंगे, तो भाई फिर से वो म्यूकस आकर के जम जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या है, हमें खांसी हो रही है, ठीक है, अब हमने कफ सिरप लिया, ठीक है, ले लिया, खांसी ठीक हो गई। अब अगर जो मैं सावधानियां नहीं बरतूंगा, प्रिकॉशंस नहीं अप्लाई करूंगा, तो क्या मुझे खांसी नहीं होगी, वापस से हो जाएगी। यानी कि जो मेरा एक्सपेक्टोरेंट है वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट नहीं है कि एक बार ले लिया अब जिंदगी भर कभी खांसी नहीं होगी, होती है ना दोबारा भी अगर जो हम लोग सावधानियां नहीं बरतते हैं, ये चीज होती है। अगर जो मैं बात करता हूं यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट्स की, तो एक्सपेक्टोरेंट हमारा क्या है, म्यूकस को, कफ को रिमूव करने का काम करते हैं फ्रॉम द ब्रोंक्यूल्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमारा अमोनियम क्लोराइड है हमारा, ठीक है जी, NH4Cl। बिल्कुल जी, पोटेशियम आयोडाइड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं बेटा जी, आगे बात करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 102 बार आया है और मेरा मन बोल रहा है कि इस बार भी शायद देखने को मिले। डिफरेंस बिटवीन लिमिट टेस्ट एंड एसए। एसए और लिमिट टेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है बेटा जी एसए और लिमिट टेस्ट के बीच में। देखिए एसए क्या होता है, हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, वहीं लिमिट टेस्ट हमारा क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का होता है। एसए की बात करें तो एसए हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंप्यूरिटीज और सब्सटेंस दोनों का अमाउंट बताता है। लिमिट टेस्ट हमारा खाली इंप्यूरिटी का अमाउंट बताता है। और बात करें एसए और लिमिट टेस्ट की, तो एसए क्या होता है बेटा जी, जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा क्या एक एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड कराता हमें कि भाई इतना % इंप्यूरिटी है या इतना रिजल्ट आया है। बट वहीं पर जो हमारा क्या है लिमिट टेस्ट हो बेटा जी, हमें एक रेंज में रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 16 तारीख को पेपर है ना, है ही वो तो अभी तो फिलहाल तो, अगर जो फाइनल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो आप लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा मैं आप पेपर देकर क्या है 16 तारीख को, मैंने शाम को आपके सामने में लाइव आया, मैं आपसे पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ, कितने नंबर आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। आपने मुझे कॉल किया कि भैया पेपर बहुत अच्छा हो गया, बेटा कितने नंबर आने के चांसेस हैं। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि भैया 75 में से 65 से 70 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, वरना 60 और 70 के बीच में तो कहीं नहीं गए। आप मुझे एक रेंज दे रहे हो कि भैया 60 और 70 तक आ सकते हैं, ये एग्जैक्ट आप मुझे बोल सकते हो भैया 56 ही आएंगे, एक नंबर ना ऊपर हो सकता ना नीचे, नहीं बोल सकते ना भैया आप ऐसा, है ना। आप मुझे एक रेंज दे दोगे। अब यहां पर क्या है, ये 60 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, यस और नो, है ना। ये हो गया हमारा लिमिट टेस्ट का रिजल्ट कि हमें देख देगा क्या कि 70 से 80 के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट है, अब कितने पर भी हो सकता है। वहीं पर ही जब आपका रिजल्ट आएगा, जब मैंने आपसे पूछा बेटा जी इनऑर्गेनिक में कितना है, कि तू तो बेटा 60 से 70 के बीच बोल रहा था, भैया 67 आ गए, 67 आ गए सच्ची में, हाँ भैया, तो अब आपके पास में एक एग्जैक्ट वैल्यू है। अब भी आप थोड़ी ना बोलोगे कि 60 से 70 के बीच में है भैया, नहीं, आप क्या बोलोगे भैया 67 है एग्जैक्ट, अब आपके पास में नंबर है। तो मैं जो एग्जैक्ट रिजल्ट देता है वो कौन देता है बेटा जी, एसए देता है। तो ये हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा लिमिट टेस्ट और एसए के बीच का डिफरेंस है। यहां तक की बात क्लियर हो तो फटाक से हर्ट वाला मुझे चैट सेशन में भेज दीजिएगा, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट विद सुटेबल एग्जांपल। अब देखिएगा बेटा जी, मैं एग्जांपल एक आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि वो इंट्रासेलुलर है या नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं पोटेशियम का। पोटेशियम इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है नहीं होता है, यस और नो में चैट सेशन में लिख करके बता दीजिए। अब इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, देखिए नाम में ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इंट्रासेलुलर यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हो, उन इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या है, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा जी, आईसीएफ में। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आईसीएफ में, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेडियो आइसोटोप्स, हमारे कि रेडियो आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं, उनके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये भी मैंने आप लोगों को जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वहां पर आपको एक्सप्लेन किया था। बट यहां पर एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारा क्या होता है। देखिए हमारा क्या होता है, एक होता है सैचुरेटेड न्यूक्लियस हमारा, है ना, और एक होता है बेटा जी हमारा अनसैचुरेटेड न्यूक्लियस, अगर जब मैं रेडियो आइसोटोप्स की बात करूं, राइट। अब मुझे आप लोग ये बताइएगा, देखिए जो बड़ा ही डीप क्वेश्चन पूछ रहा हूं पर लेकिन आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा। इंट्रा है, वेरी गुड प्यारे बच्चों। यहां पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो हमारे नेचुरली अकरिंग है ना, नेचुरली अकरिंग रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस सैचुरेटेड होता है या फिर अनसैचुरेटेड होता है, सॉरी सैचुरेटेड, स्टेबल न्यूक्लियस होता है या फिर अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। बेटा जी सॉरी मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बोल गया, स्टेबल न्यूक्लियस होता है फिर अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। फटाक से बताइएगा चैट सेशन। और ये आप लोगों के 10 के 10 क्वेश्चन जो कि हमने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आगे बात आ जाती है बेटा जी हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हमें इन 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अपनी साइड से इंपोर्टेंट लिखा है। ये क्वेश्चन बेसिकली अभी आपको जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, है ना, अनस्टेबल 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 स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल। अच्छा, जो जितने बच्चे स्टेबल के पक्ष में हैं वो रेड कलर का हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे, और जितने बच्चे अनस्टेबल के फेवर में है वो ब्लू कलर का हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे। फटाक से देखते हैं, एक्टिव रहिए ना, क्योंकि देखिए चैट सेशन में हम एक्टिव रहेंगे तो हमें तभी तो मजा आएगा ना क्लास में। ठीक है जी। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन बेटा जी मैंने अपने एंड से लिया, आपको मैंने 4 ईयर के पेपर डिस्कस किए, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें फाइनल एग्जाम में देखने को नहीं मिला था। 7 नंबर में देखने को मिला था, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट एंड राइट द फंक्शन ऑफ द मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। हमारा मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस और इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट से हमें ये क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में देखने को मिला था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मैंने 10 नंबर में लिया है, शायद इस बार ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ सकता है। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान में रखिएगा। रेड वाला हार्ट वाला इमोजी मेरे चैट सेशन में मुझे देखने को मिल रहा है, और जो भी बच्चे रेड वाला हार्ट वाला इमोजी भेज रहे हैं अपने लिए जोरदार तालियों के साथ में अपना स्वागत कीजिएगा बेटा, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना अपना, क्योंकि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन बेटा जी अब हमारा क्या है, इंप्यूरिटीज हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में, और हमारा सोर्सेज और इसके टाइप के बारे में हम लोगों को बताना। अब देखिए 10 नंबर में जब भी इंप्यूरिटी देखने को मिले, 7 नंबर में देखने को मिले, जितना भी इंप्यूरिटी पढ़ा है सब छाप डालो, जितना भी इंप्यूरिटी पढ़ा हुआ है बेटा जी सब छाप डालो, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके अलावा ये क्वेश्चन देखिएगा जो मैंने यहाँ पर बेटा जी कंपाउंड्स लिए हैं, ये आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से उठ करके 7 नंबर में भी आ सकते हैं, पर आएंगे जरूर, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 7 नंबर में आ सकते हैं, आएंगे जरूर। अब देखिए इंप्यूरिटीज में हमें लिखना क्या क्या है, हमारे इंप्यूरिटीज का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सोलेंट, पूरा फ्लो चार्ट बनाना, वो ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, रेजिडुअल सोलेंट क्या होता है, सबको लिखना। उसके बाद में सोर्सेज लिखना, सोर्सेज को भी एक्सप्लेन करना, और फिर उसके बाद में हमारा बेटा जी इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज लिखना A to Z। इफेक्ट पूछे या ना पूछे तो भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इफेक्ट को दिमाग में रख करके भी कहाँ लेकर के जाओगे, 10 नंबर हमें चाहिए ना। अगला हमारा सेक्शन आ जाता है बेटा जी सेक्शन नंबर C। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को इन चीजों को मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आपको यहाँ पर भी याद रखना है कि हमारा क्या देखिए प्रिंटेड पेज यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, काफी सारे बार ऐसा होता है कि बच्चा पीछे की तरफ फोल्ड ही नहीं करके देखता है, या फिर क्या होता है कि प्रिंटेड पेज 2 लिखा है और आपको एक ही पेपर पकड़ा दिया जाता है और आप सोचते हो कि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हो गया क्या। बट बेटा जी इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें रहती है, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि कि आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि उसमें कॉलेज वालों को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। कॉलेज वाले एक झटके बोल देते हैं हमने तो पेपर दिया था जी, अब ये झूठ बोल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। आप क्या कर लोगे उनका, वहां पर कैमराज अलाउड नहीं होते हैं, आपके पास कोई फुटेज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो यू हैव टू
फाइट फॉर दीज थिंग्स। अगर जो 2 पेज लिखे हैं आप उसके लिए आवाज उठाइए, आप उसके लिए बोलिए कि भैया 2 पेपर लिखे हैं, 2 पेपर दे काहे नहीं रहे हो। ठीक है, हमें पता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आता है, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस नहीं है कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सेक्शन नंबर सी भी यहीं से शुरू हो जाता है, ये इसी पेज पर शुरू हो जाता है, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन शायद अगले पेज पर प्रिंट हुए होंगे। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है प्यारे बच्चों, तो आपको ये चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड है। ठीक है, 2 है तो 2 पेज आपको मिलेंगे, 2 पेज आपको मिलेंगे, शायद एक के पीछे प्रिंट हो वो तो अलग बात है, अदरवाइज अगर तो 2 प्रिंटेड पेज है तो 2 प्रिंटेड पेज आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पेपर पैटर्न भी हमें याद रखना है कि 10 क्वेश्चन 2 नंबर वाले आएंगे, फिर दूसरे सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे 10 नंबर वाले। अब जैसे देखो हमारा यही वाला क्वेश्चन क्या होता, नॉर्मल तरीके से होता तो सेक्शन नंबर सी में भी यहीं से शुरू कर देता, बट लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, है ना, जैसा हमारा नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं ऐसा नहीं है ये। तो वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है। पहला सेक्शन 10 क्वेश्चन के साथ में आएगा, 10 के 10 क्वेश्चन लिखे हुए या नहीं लिखे हुए। दूसरा सेक्शन हमारा 3 क्वेश्चन के साथ में आएगा, तीसरा सेक्शन हमारा 7 क्वेश्चन के साथ में आएगा। तो ये पेपर के पैटर्न बिल्कुल ये है, और आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग ही चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन सही से है या नहीं है ना, क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी 2023 की मैं बात करूं, तीसरे सेक्शन में क्या हुआ था कि मेरे ख्याल से पहले या दूसरे सेमेस्टर की बात है वो, ये पहला क्वेश्चन चेंज करा करके कुछ और लिखवाया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा, बट उसमें हुआ क्या कि आधे बच्चों के कॉलेज में वो क्वेश्चन चेंज कराया गया, आधों के में चेंज नहीं कराया गया, क्योंकि पहला और तीसरा क्वेश्चन सेम था, तो पहले की जगह कट करा करके कहीं पर पहला कट कराया था, कहीं पर तीसरा कट कराया था, है ना, वो तो एक अलग बात है। क्वेश्चन चेंज करा करके लिखवाया गया, मतलब कुछ सेंटर्स पर लिखवा दिया गया, कुछ सेंटर पर नहीं लिखवाया गया। बच्चों ने बोला इस चीज को लेकर के, हमने मेल भी किया यूनिवर्सिटी को, है ना, बट उससे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कि उसमें कॉलेज के पास में चीज गई होंगी, कॉलेज ने बोल दिया होगा भाई हमने तो लिखवाया है। अब आप उसके लिए क्या प्रूफ दे सकते हो कि हमें नहीं लिखवाया, आप लोग तो एट द एंड गलत ही साबित हो जाओगे ना, ये चीज होती है। तो इन चीजों के लिए प्लीज आप लोग, और वहां पर क्या है, ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी है। एग्जाम सेंटर पर जब भी जाओ पोलाइटली रहना है, कभी ये सोचो कि दूसरा कॉलेज है हवाइयाबाजी कर देंगे, वो एक बस एक रेड टिक ऐसे मारेगा तुम्हारी कॉपी पर, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, बस ऐसे रेड टिक मार देगा, बस ऐसे रेड पेन से ऐसे रेड टिक मार देगा, और तुम क्या है कुछ सोच रहे होंगे कि मैंने तो हवैया भी कर दी और मेरा कोई कुछ उखाड़ भी नहीं पाया, उसने तुम्हारा पूरा सेमेस्टर उखाड़ दिया 2 टिक मार करके, है ना। तो बिल्कुल शांत और सरल भाव में वहां पर रहना है, वहां पर कुछ भी हवैया ऐसा कुछ मत करना। बस देखो 2 टिक मारे हैं बस, ये ओनली 2 टिक, और पूरा आपका सेमेस्टर खत्म, सीधा यूएफएम लग गया, आपका यूएफएम लग गया बेटा जी। अनफेयर मींस, इट मींस कि आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो, उसके इस 2 टिक में इतनी ताकत है रेड पेन से। तो आप लोगों को इन चीजों को ध्यान में रखना है बहुत, है ना। हम लोगों को लगता है, हमें भी लगा था जब हम स्टूडेंट थे कि दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट ये चीजें ध्यान में रखने वाली होती है। आप, हमें तो कोई नहीं था बताने वाला, बट आपको मैं बताने वाला हूं, आपके भैया आपके साथ में खड़ा हुआ है, पर आप लोगों को वहां पर थोड़ा सा चीजों को कोलाइटली करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा सेक्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं, जहां पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा जी, इंडियन फार्माकोपिया से है। तो हम लोगों को फार्माकोपिया क्या होती है वो लिखना पड़ेगा, मोनोग्राफ्स क्या होता है वो लिखना पड़ेगा, इंडियन फार्माकोपिया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, एंड हमारा इंडियन फार्माकोपिया के पूरे एडिशन 1955, 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18, 22 सारे के सारे एडिशंस लिखने पड़ेंगे। उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई हुई है क्या, कि जैसे देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए 55 में आया एडिशन, 66 में आया, 85 में आया, 96 में आया, 2007 में आया, 10 में आया, 14 में आया, 18 में आया और 22 में आया। ठीक है, अब देखिएगा मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई थी आप लोगों के लिए। 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। ये मैंने ट्रिक बनाई थी इसकी, कि 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। इस तरीके से आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक के तौर पर अपने एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को, नो के नो एडिशंस को याद रख सकते हो बेटे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। अब यहां पर देखिए खाली प्रॉपर्टीज की बात हुई है। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तीनों का टेबल बनाते हैं, जो कि मैंने परसों की क्लास में आपको बताया था। यहाँ पर अल्फा लिखते हैं, बीटा लिखते हैं, गामा लिखते हैं, एक पेज पर टेबल बनाया और बात खत्म करके आ जाते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि हमारा क्या है भैया, हम तो
अच्छे नंबर लेने वाले थे क्योंकि हमने तो इस क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट किया था। बट द थिंग वाज दैट कि वी हैव टू राइट ऑल द थिंग्स अबाउट द अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन इफ द क्वेश्चन कम इन द 10 एंड 7 मार्क्स। अगर जो क्वेश्चन 7 या 10 नंबर में आता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो टॉपिक पूछा गया उसके बारे में सब कुछ लिख देना है ना, कुछ नहीं छोड़ना है। आपको अल्फा रेडिएशन के बारे में जो मैंने 7 से 8 पॉइंट आपको लिखवाए हुए हैं आधे पेज पर वो लिखिएगा। फिर बीटा रेडिएशन के बारे में जो 7 से 8 पॉइंट लिखवाए हुए हैं आधे पेज पर वो लिखिएगा। गामा रेडिएशन के बारे में जो 7 से 8 पॉइंट लिखवाए हुए हैं आधे पेज पर वो लिखिएगा। 1.5 पेज का मैटर बन गया। उसके बाद में आधे पेज पर आपकी टेबल आ गई, 2 पेज का मैटर बन गया। और 1 पेज पर आप लोगों का बेटा जी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन किस प्रकार से इमिट होते हैं वो आप लोगों को डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, है ना। आप शील्ड वाला डायग्राम बनाइएगा, रेडिएशन वाला डायग्राम बनाइएगा। ये दोनों डायग्राम्स जब आप बनाएंगे तो बेटा जी बेसिकली आपको इस तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसी वजह से मैं कल आप लोगों का मॉडल पेपर का टेस्ट ले रहा हूं कि मैं ये देखता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे किस लेवल तक की कॉपी लिख सकते हैं। और फिर मेरा परसों ही सेशन आ जाएगा कि हाउ टू राइट कॉपी इन योर फाइनल एग्जाम, है ना, क्योंकि मैं पहले देखना चाहता हूं कि आपका क्या लेवल है, फिर उसके बाद में लेवल सबके लिख लेंगे, है ना। बस क्या है, खड़ा रहना पड़ेगा, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस विद सूटेबल एग्जांपल। मैं 2022 से लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ा रहा हूं और 2022 से मैं लगातार इस क्वेश्चन को बोल रहा हूं कि भैया ये मेरा मन बोल रहा है कि क्वेश्चन आएगा, मेरा मन बोल रहा है कि क्वेश्चन आएगा। और पिछले साल ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। तो बेटा जी इस बार भी मेरा मन बोल रहा है कि क्वेश्चन आएगा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस से, एसिडोसिस एल्कलोसिस सारी कंडीशंस, तीनों के तीनों एग्जांपल्स याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटासिड विद सूटेबल एग्जांपल। 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। मैंने 7 मार्क्स की कैटेगरी में इसको रखा है, बट 10 मार्क्स में क्वेश्चन रिपीटेड टाइम पूछा गया है। एंटासिड से क्वेश्चन आता है, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड भी पूछेगा, तो खाली प्रॉपर्टीज 10-12 लिख करके मत सोच लेना कि 7 नंबर कंफर्म हो गए। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है प्यारे बच्चों कि जो पूछा है वही बता दिया और नंबर पा लिया ना। यहाँ पर आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड पूछा है तो इंट्रोडक्शन अबाउट एंटासिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड एंड विद 1 एग्जांपल आप लोगों को 10 नंबर में आता तो विद 1 एग्जांपल, और नहीं आता तो 7 नंबर में खाली एग्जांपलों के नाम लिख करके छोड़ देने हैं, ठीक है। वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छे बेटा जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। 100% ये भी क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द आर्सेनिक, एंड हम लोगों को क्या है वहां पर हमारा प्रिंसिपल रिएक्शंस, उनकी थ्योरीज, टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस का डायग्राम जरूर बनाना एंड ऑब्जर्वेशन, सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हेमेटेनिक्स। इस बार हेमेटेनिक्स से क्वेश्चन आएगा, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ हेमेटेनिक्स हमारे क्या होते हैं और हमारा फेरस सल्फेट का हमारा बेसिकली प्रिपरेशन है ऐसे क्या होता है। और हेमेटेनिक्स के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को हेमेटोपोइसिस एंड अनीमिया एंड ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फर एंड आयरन। ये मैंने अपनी साइड से क्वेश्चन ऐड किया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लोग स्किप भी कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट टू कंप्लीटिंग दिस पेपर, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक पूरा क्वेश्चंस बन चुके थे, जो मुझे नहीं लगता था कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐड करने चाहिए। बट टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ की एग्जाम पैटर्न यही हमारा रहता है, 7 में से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस क्वेश्चन। उसके अलावा और कोई मेरा मोटिव नहीं था। ये आप लोगों का बेटा जी मेरी तरफ से मॉडल पेपर नंबर 1 है फार्मास्यूटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा पेपर आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी लेक्चर कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और ये पेपर्स अगर जो आप तैयार कर लेते हो ना, मैं बोलता हूं कि आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। डेफिनेटली आई एम प्रॉमिसिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा, देखिए ये चीज मैं बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो घमंड में बोल देते हो, ये सारी चीजें घमंड की बात नहीं है। 2022 में जब पेपर खुले, एक बार होता तो तुक्का मान लेते, 2 बार होता चलो 2 बार तुक्का मान लिया, 3 बार तुक्का मान लिया, 4 पेपरों में तुक्का मान लिया, चलो ठीक है। और पहले और तीसरे सेमेस्टर दोनों में कंप्लीट पेपर मैच हो रहे हैं। कंप्लीट का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% पेपर मैच होना। फिर जब सेकंड सेमेस्टर में आया तो वहां पर एक पेपर बिगड़ा था, वो भी 55 से 60 नंबर तक का मैच किया था। उसमें HAP का पेपर था वो सेकंड सेमेस्टर का, तो वो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, बाकी सब कुछ मैच हुआ था। सेकंड और फोर्थ का सब कुछ मैच हो गया। फिर उसके बाद फिर फर्स्ट और थर्ड पर आए, फिर से सब कुछ मैच हो गया। फिर सेकंड फोर्थ पर आए, फिर सब कुछ मैच हो गया। इस बार अभी क्या है कि अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम थे, सब कुछ मैच करा दिया। तो ये चीजें होती है।
है ना। तो जस्ट आप लोगों को देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप पेन किलर बैच में मेरे ऊपर विश्वास करके आए हो। आपको नहीं पता था कि क्या है पेन किलर बैच में, आपको नहीं पता था कि कैसा पढ़ाते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पर मुझे देखा होगा, मैंने पेन किलर बैच के बारे में बताया, आपको लगा कि हाँ इस चश्मे वाले भैया पे विश्वास करता है, एक सेमेस्टर करके देख लेता है। आई विल डैम श्योर डैट कि आपको हर एक बच्चे को मुझे सेकंड सेमेस्टर में ज्वाइन कराना है। आप लोग नहीं जाने वाले अब इधर से, इस प्लेटफॉर्म पे से, बिकॉज आई हैव, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा हर एक बच्चा पास हो। मैंने हर एक बच्चे से, जब मैं 2022 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने एक कसम खाई थी कि मैं उस दिन अपना आपको बच्चों को बोलूंगा कि मुझे टीचर बोलो, मुझे अपना गुरु मानो, जिस दिन मेरा पढ़ाया हुआ हर एक बच्चा पास होगा। मेरी एक भी बच्चे की बैक आ गई। पिछली बार मैंने इतनी मेहनत करी, इस बार तो मेहनत की है, पिछली बार के सेशन में इस तरीके के कंटेंट को तैयार किया कि 95% स्टूडेंट पास थे बीएससी फार्मेसी प्लेटफॉर्म के, क्योंकि बहुत बड़ा रेशियो है बेटा जी। 95% स्टूडेंट कंप्लीट विदाउट बैक पास थे। 5% ऐसे थे जिनकी एक या दो सब्जेक्ट में बैक थी, है ना, और कुछ बच्चे उनमें ऐसे भी थे जिनकी चारों में भी बैक थी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100%, बट 95%, कितना बड़ा रेशियो है। इसमें पेन किलर बैच में बच्चे आए, क्रैश कोर्स में भी आए जो स्टार्टिंग से, तो वो भी थे। बहुत सारी चीजें हैं, है ना जी। ठीक है जी, ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, चलेगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग अपने कोर्सेज में एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो आप ऐप पर हेल्प एंड सपोर्ट पर पूछ सकते हो, क्योंकि हेल्प एंड सपोर्ट अभी बेसिकली मैं ही देख रहा हूँ, क्योंकि किसी बच्चे को कोई भी मैसेज आता है तो टीम मुझे फॉरवर्ड कर देती है, तो मैं चीज़ों को सोल्व आउट आपकी करा देता हूँ। ओके बेटा जी, चलेगा। तो बेसिकली अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, तो हम लोग हमारी क्या है, बी फार्मा के जो फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको डिस्कस कर चुके हैं। मॉडल पेपर की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, बट मॉडल पेपर की सीरीज में अगर जो मैं बात करूं, तो अभी हमारे टीम मेंबर ने हमें एक चीज बताई कि सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप खाली पेपर को, क्वेश्चन को पढ़ देते हो और बात खत्म हो जाती है। तो भाई देखिएगा, अगर जो आपने मॉडल पेपर के इन क्वेश्चनों को जो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ, इससे पहले जो मैं इनऑर्गेनिक के ऑलरेडी सारी चीजें सोल्व करा चुका हूँ। अगर जो आप उनको नहीं पढ़े हैं, अब ओआरएस एक बार आएगा या अगले पेपर में दोबारा आएगा, तो मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इतना तो सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। मैंने अगर जो एक बार आपको डेंटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा दिया, है ना, सो इट मीन्स कि अब वो अगले 10 पेपर में डेंटल प्रोडक्ट आएगा, तो मैं उसको बार बार थोड़े ना कि इस पेपर में भी डेंटल प्रोडक्ट अलग पढ़ाऊंगा, उसमें भी अलग पढ़ाऊंगा ना भैया, ऐसा तो बिल्कुल भी ना होगा, क्योंकि इतना समय हमारे पास में है नहीं कि हमारे एक एग्जाम की 2-3 महीने बाद हैं तो हम लोग तसल्ली में चीजों को कर सकें। जो टॉपिक एक बार आ चुका है और हम उसको एक बार बता चुके हैं आपको, तो भाई वो बार बार नहीं बताई जाती है चीजें। थोड़ा सा आपको ये लॉजिकली चीजों को सोचना पड़ेगा। अब हम लोग आपके सामने लेकर के आ गए हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडल पेपर नंबर 2 हमारा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे अगर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो बेटा जी आपको बड़े ही इजी लगने लगेंगे अब ये क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ओआरएस। ओआरएस से आप क्या समझते हैं? ओआरएस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का हमारा एक पार्ट है ये, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट जिसकी फुल फॉर्म होती है। और ओआरएस भी हमारा किसका पार्ट होता है बेटा जी? हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का ही हमारा ये पार्ट होता है, ठीक है जी। आगे बात की जाए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेमेटेनिक्स विद एग्जांपल। हेमेटेनिक्स का एग्जांपल फेरस सल्फेट हमारा सबसे बेस्ट है। और हेमेटेनिक्स क्या होता है? जैसे कि हमारा हेमेटोपोइसिस जो डिसीज होती है ब्लड में होने वाली बीमारियों से, अनीमिया से, और वहां पर बेटा बेसिकली हमारा क्या है, उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हमारा जिन एजेंट्स का यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या है, हेमेटेनिक्स बोलते हैं। आगे बात की जाए, वो राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस नहीं पूछा है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटासिड। अब इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे क्या है, सैड हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। अब देखो सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि डिसएडवांटेज तो हमें पढ़ाया नहीं गया, तो ये क्वेश्चन पूछ कैसे लिया? देखिएगा, डिसएडवांटेज क्या है एंटासिड के? सबसे पहली चीज तो क्या है बेटा जी कि हमारा ये अगर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया तो वहां पर क्या कर देगा, एल्कलोसिस कोज कर देगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि काफी सारे एंटासिड ऐसे होते हैं जिनको लेने के बाद में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी हो जाती है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है बेटा जी कि एंटासिड को, जिसका हमें क्या है आइडियल प्रॉपर्टीज, कोई भी एंटासिड आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। मतलब कि सिंगल एंटासिड को हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि सर अगर जो ऑल सब्जेक्ट में बैक आ जाए, कोई बात नहीं बेटा, ऑल सब्जेक्ट में अगर जो बैक आ जाएगी
तो बैक स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना। फिर सिंपल सी बात है यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा सा खुद पर विश्वास रखो। ऐसे नेगेटिव सोचने वाली बात क्या है? हम इधर खड़े होकर के मेहनत कर रहे हैं, आप उधर लाइव में बैठ करके मेहनत से पढ़ रहे हो, तो भाई इसमें क्या है कि ये टाइम पास थोड़ी ना चल रहा है, मेहनत है इसमें। ऐसा नहीं सोचने का, नेगेटिव नहीं सोचने का है ना। दैट वाज द पार्ट की बैक भी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हम लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे ना, बैक आएगी ही नहीं, उसके बारे में सोचना ही क्यों, है ना जी। बात करते बेटा जी हमारे इसके बारे में कि हमारे एंटासिड कोई भी सिंगल ऐसा नहीं होता जो सभी आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो, तो इस वजह से हमें क्या एंटासिड को कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं एंटासिड के। हमारा लिमिट टेस्ट क्या होता है बेटा जी? हमारा लिमिट टेस्ट क्या होता है? क्वांटिटेटिव और एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है हमारा, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज, कि जो छोटी मात्रा में इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जिस टेस्ट का उपयोग किया जाता है उसको लिमिट टेस्ट बोलते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पोटेशियम क्लोराइड। हमारा क्या बेटा जी? पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl के बारे में हमें डिटेल में बताना है। अब KCl हमारा कहां से टॉपिक लिया गया है? इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी हमारा, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी से। वहां पर आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या बताना पड़ेगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या बेटा जी? बेसिक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम लोग इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे। हमारा 2 मेथड प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 2 मेथड प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 2 से 3 हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख देंगे, और 1 से 2 हम लोग इसके यूजेस लिख देंगे। ठीक है जी। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज। हमारे अल्फा बीटा और गामा रेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो जो डिफरेंस चार्ट मैंने आप लोगों को बनवाया था कि जो हमारे अल्फा रेज होते हैं, बीटा रेज और गामा रेज के लिए, अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर क्या है, लो रहती है, बीटा की हाई रहती है, गामा की बहुत ज्यादा वेरी हाई रहती है। अगर जो हम लोग बात करें आयोनाइजेशन की, तो अल्फा पार्टिकल हमारे क्या है बेटा, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली होते हैं हमारे, और ये क्या हमारे नो चार्ज न्यूट्रल रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टेबल फॉर्मेट में अल्फा बीटा और गामा के बारे में बता सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा, गिव डाउन द डिफरेंस बिटवीन द एस एंड द लिमिट टेस्ट। एस और लिमिट टेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तीनों डिफरेंस आपको लिखना है। पहला डिफरेंस कि एस से हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, और लिमिट टेस्ट हमारा सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का होता है। एस से हमें क्या बताता है बेटा? बेसिकली हमें अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड अमाउंट ऑफ द इंप्योरिटी बोथ दोनों के बारे में बताता है। वहीं पर लिमिट टेस्ट हमें क्या है, खाली इंप्योरिटी के बारे में बताता है। और अगर जो हम लोग बात करें एसए के बारे में, तो एसए हमें क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है, और लिमिट टेस्ट हमें क्या है, एक रेंज में रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। बात करें कि हमारे ओआरएस के अंदर कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं, चारों कॉम्पोजिशन, और WHO के अकॉर्डिंग कौन सा पर लीटर कितने ग्राम डालना है, वो चारों के चारों कॉम्पोजिशन यहाँ पर आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट विद सुटेबल एग्जांपल। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के बाहर प्रेजेंट हो। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट आर दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। और कहां पर प्रेजेंट रहेंगे बेटा जी? हमारे ECF में, ECF में, ECF बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। और सबसे ज्यादा डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? हमारा सोडियम होता है। सोडियम और क्लोराइड दोनों का आप एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन जिसके अंदर हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन डाला हुआ है, अब इसका पीएच क्या हो गया? चेंज होने से रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, है ना, ये बफर सॉल्यूशन इसको। अब इस प्रकार के सॉल्यूशन के पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए कितने अमाउंट में हमारा एसिड या बेस को डाला जाए, यही हमारा क्या होता है बेटा जी? बफर कैपेसिटी होता है। अब अगर जो आप लोगों को बफर कैपेसिटी की कहानी क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। ठीक है जी, चलिएगा 10 नंबर वाले क्वेश्चनों पर आते हैं। 10 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि हमारे क्या बेटा जी बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिएगा कि हमारा क्या है कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन जहां पर हमें 2 ही पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एंटासिड। अब देखिए एंटासिड का क्वेश्चन आया तो एंटासिड का इंट्रोडक्शन। एंटासिड क्या होते हैं? हाइपर क्लोरोहाइड्रिक कंडीशन में यूज होते हैं, बेसिक इन नेचर होता है। एंटासिड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? एंटासिड के टाइप क्या क्या होते हैं? और टाइप से पहले आप लोग पहला पॉइंट लिखेगा इंट्रोडक्शन, और दूसरा पॉइंट लिखेगा बेटा जी आइडियल प्रॉपर्टीज। दूसरा पॉइंट क्या लिखेगा आप लोग? आइडियल प्रॉपर्टीज लिखेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आप चल गए, अरे आई लव यू बेटा। ठीक है जी, आइडियल प्रॉपर्टीज लिखने के बाद में तीसरे नंबर पर टाइप पर आएंगे, वो फ्लो चार्ट जरूर बनाएगा, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड वाला जो मैंने बताया था। उसके बाद में 4th नंबर पर आप लोगों को क्या बेटा जी हमारा जो सिस्टमिक एंटासिड होता है उसको एक्सप्लेन करना है।
और फिर 5th नंबर पर नॉन सिस्टमिक एंटासिड को एक्सप्लेन करना है। और नॉन सिस्टमिक एंटासिड के अंदर कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, ये सारा कॉन्सेप्ट जब आप लोग लिखेंगे उसके पश्चात आप लोगों को फिर यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड हेडिंग डालनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड को एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाई शुड वी यूज एंटासिड इन कॉम्बिनेशन, ये भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और एनी वन एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल अपनी मर्जी से आप लोग यहाँ पर बेटा जी लिख सकते हो। कोई भाई एक एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेली ले लीजिएगा, उसका पूरा मेथड, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूं, ये 10th या 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं कल या परसों भी एक बच्चे का मैसेज में बात कर रहा था, तो बच्चा मेरे से पूछ रहा कि भैया मुझे बस इतना बता दो कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने वर्ड्स का लिखना है। मैं बोला है वर्ड्स का लिखना है? अब भाई साहब इधर पेपर पेजेस में बात होती है, वर्ड्स में बात नहीं होती। 10 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 4 पेज का हमारा जाना चाहिए, और जो कि चला जाता आराम से, कम से कम। ठीक है, जो आप लोग ये सोचते हो कि इतनी बड़ी कॉपी कैसे भरेगी, आपकी जो नॉर्मल कॉपी आती है ना, जैसे A4 साइज का पेपर है, इस नोट्स के जो साइज है वो A4 साइज है, जो पेपर का साइज है। अब इन नोट्स का जो बेसिकली आप ऐसी पेपर ले आओ, वरना मैं एक काम करता हूं, आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, आप लोगों की यूनिवर्सिटी की जो कॉपी आती है उसकी PDF भेज देता हूं, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, थोड़ा सा खर्चा आपका होगा, बट प्रिंट आउट निकलवा लेना, और आपको पता लग जाएगा कि कितनी मोटी कॉपी आती है, कैसी कॉपी आती है, और आप उसको भर पा रहे हो नहीं भर पा रहे हो। और भरना ऐसा नहीं कि भरना पड़ेगा, ये नहीं। किसने बोला कि 32 पेज पूरे लिख करके आओ, 32 पेजेस पूरे लिख करके आओ ना भैया। 32 पेज लिखने वाला भी हमने फेल होता हुआ देखा, हमने 52 पेज लिखने वाला भी फेल होता हुआ देखा है। हमारी क्लास का एक मेरा ही बैचमेट था, वो बेसिकली 52 पेज लिख करके आया पेपरों में। मैंने देखा, मैं उससे पूछना भाई 52 पेज कैसे लिख दे यार, कि भाई अब की बार तो मुझे क्या है कि मुझे इनसिक्योरिटी रहती थी हमेशा कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट एंड आई हैव टू बी द बेस्ट। ये मेरा फिलोसफी रही है कि मुझे पता है कि मैं बेस्ट हूं, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूं। मेरे मन में गिल्ट नहीं रहता कि आज मैंने यार ये गलती कर दी, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मैं क्या है बेसिकली कि अपना 100% एफर्ट दूं आप लोगों के लिए। एंड मुझे बेस्ट बनना है, मुझे टॉप पर ही रहना है, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता, ये मेरी मेंटेलिटी बोलती थी। अब उसके बाद में क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि जब वो बंदा 52 पेज भरा पेपर में, 3rd सेमेस्टर की बात है, तो मेरे को बड़ा ही दुख हुआ कि यार मैं कम से कम 38, 36, 37 पेज लिख रहा हूं। तो फिर मैंने क्या है कि जो आपकी साक्षी मैम है, बबीता मैम, वो मेरे सीनियर रहे हैं 1 साल, तो मैंने उनसे अब पूछा कि ये ऐसे बात हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है इस सेमेस्टर में। उन्होंने बोला कि पेजेस भरना इज नॉट अवर टारगेट, वी हैव टू राइट द राइट कंटेंट। अगर जो तू 28 पेज में सही कंटेंट भी डिलीवर कर रहा है और सामने वाला 128 पेज भी लिख रहा है और वो कुछ भी भर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली कि उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया कि ये भी बात सही है। उन्होंने एक चीज मुझे उसी समय पर समझा दी थी कि जो पेपर सेट कर रहे हैं, जो एग्जामिनर पेपर बना रहे हैं, उन्हें ये पता है कि मैं इस आंसर को जो पेपर मैंने बनाया इसको मैं 28 पेज का लिख सकता हूं, मैं ना, है ना, इसका मैक्स टू मैक्स आंसर 27 पेजेस में खत्म हो जाने चाहिए। उनको ये बात पता है। अब तू अगर जो उस चीज को बढ़ा चढ़ा करके उसको 35 पेज लिख देगा, तो ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इस बंदे ने एमए लिखा हुआ है। उसको जज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरी कॉपी को देखने की, वो तेरी कॉपी के पेजेस से पता लगा लेगा कि तूने एमए लिखा हुआ है ना। तो ये चीज क्या है कि कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती है कि ज्यादा लिखने से बच्चों की बैक भी आ जाती है। ये मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूं। तो हम लोगों को कंटेंट जो है वो ही डिलीवर करना है। हमें कि कभी गाने लिख दिए, कभी थ्योरी बढ़ाने के लिए कुछ भी अपनी राम कथा लिख दी, नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो भाई कुछ भी वर्ड अगर जो हम यूज कर रहे हैं तो इसको बेसिकली रॉन्ग वे में ना ले, क्योंकि आजकल हर चीजों पर विवाद हो जाते हैं। बेसिकली क्या है कि कुछ भी लिख दिया कि अपनी ही कोई कहानी है कि हमें उसने छोड़ा था, है ना, फिर उसने हमारा दिल तोड़ा था, फिर उसने दूसरे के साथ नाता जोड़ा था, है ना। तो भाई ऐसी चीजें कुछ भी नहीं लिखनी है। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में PDF अपलोड करा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर अगर जो देखा जाए तो भैया आपने तो 2 लाइन की ही डेफिनेशन लिखवाई है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर।
अब हम कहां से क्या है 10 नंबर में 2 लाइन लिख करके आएंगे। देखिए बेटा जी, ये हमें बता दिया गया है कि हमारी कौन सी यूनिट से 5 यूनिट से क्वेश्चन आया है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रिलेटेड क्या है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन भी है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रिलेटेड क्या है, आइसोटोप्स भी है ना। हमारे वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बेसिकली हमारा इनबिल्ड कर देंगे। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट एंड आर्सेनिक। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है बेटा जी, वो हर साल 7 नंबर में आता है। बट अकॉर्डिंग टू माय गट फीलिंग, मैं ये सोच रहा हूं और काफी मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं कि आर्सेनिक के साथ में एक और लिमिट टेस्ट जोड़ करके 10 नंबर में कभी ना कभी जरूर आएगा। तो डेट्स वाई मैं आप लोगों के लिए यहां पर ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट और सल्फेट और आर्सेनिक का दोनों का। अब लिमिट टेस्ट में हमें लिखना क्या क्या होता है, प्रिंसिपल लिखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल रिएक्शन लिखते हैं, प्रिंसिपल रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। फिर क्या लिखते हैं बेटा जी, हमारा जो डायग्राम्स बनेंगे उन डायग्राम को यहां पर भी बना सकते हैं। हमारा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। अदरवाइज हम लोग तीसरा स्टेप लिख सकते हैं हमारा प्रोसीजर, चौथा स्टेप लिख सकते हैं प्रोसीजर हमारा क्या है टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। पांचवा स्टेप हम इसको टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे और ये वाला स्टेप हम छठा स्टेप ले जाएंगे और सातवां लास्ट स्टेप हमारा क्या जाएगा, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। ठीक है जी, मेनली हमारी क्या क्या चीजें रहती है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिएक्शन, प्रोसीजर और स्टैंडर्ड टेस्ट हमारा दोनों के लिए, और हमारा क्या रहता है डायग्राम और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम लोग इसी तरीके की चीजें हमारी बेसिकली लिखते हैं। और आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में तो हम लोग गुजरात आर्सेनिक ऑपरेटर्स हम बनाएंगे। ठीक है जी, चलिएगा, ये हमारे अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन, आप लोग इस मॉडल पेपर को अगर जो आपको दे दिया जाए, आप इन 10 नंबर में से कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, फटाक से चैट सेशन में लिख करके बता दीजिएगा, है ना। हाँ, रेडियो एक्टिव रेट्स भी है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इम्प्यूरिटीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी मैं इसको टॉपिक को बैच स्टार्ट करता हूं, पहली यूनिट में बता देता हूं कि बेटा इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में रखा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि 75 नंबर का पेपर आता है आप लोगों का, तो 68 नंबर के पेपर की तैयारी करो, क्योंकि 7 नंबर में इम्प्यूरिटीज 100% आने वाला है। तो इम्प्यूरिटीज का हम लोगों को क्या क्या लिखना बेटा जी, देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं। अब देखिए, सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या है, खाली हम लोग सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज तो नहीं लिखेंगे, उधर उधर भी हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज के टाइप्स के बारे में, इम्प्यूरिटीज के टाइप का एक्सप्लेनेशन, फिर हम लोग कहीं सोर्सेज पर आएंगे, और फिर हम लोग लास्ट में जी हमारा क्या है, लास्ट में हम लोग क्या हमारा उसके अफेक्ट के बारे में बात करेंगे। यानी कि ओवरऑल मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि इम्प्यूरिटीज अगर जो आया 7 या 10 नंबर में, जितना पढ़ा है सब कुछ लिखना है, जो भी पढ़ा है सब कुछ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 7 नंबर में बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन एक बार आया था इस पेपर में, मैंने इस वजह से इसको इनबिल्ड किया है। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको स्किप कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, डिफाइन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस विद सुटेबल एग्जांपल। ये वाला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और 2025 में आने की पूर्णतः संभावना है ना। ठीक है जी, इस वाले क्वेश्चन की आने की पूर्णतः संभावना है। ए और सी वाला करते सर, ए और सी वाला करते सर, रेडियो एक्टिव और सल्फेट और आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट वाला करते सर, ओके ओके, एंटासिड वाला और लिमिट टेस्ट वाला करते, और सब लोग ए और सी ही करते, मतलब 5 यूनिट की इज्जत ही नहीं है, कोनो इज्जत ही नहीं कर रहा 5 यूनिट की, बस शाबाश, चलेगा। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू मीन बाय एसिडिफायर, एक्सप्लेन विद इट्स टू सुटेबल एग्जांपल। एसिडिफायर के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन अबाउट एसिडिफायर। व्हाट वाज द इंट्रो अबाउट एसिडिफायर के, हमारा ए क्लोरोहाइड्रे या फिर हाइपोक्लोरोहाइड्रे की कंडीशन में जिन एजेंट्स का यूज किया जाता है उसको हम लोग एसिडिफायर बोलते हैं। एसिडिफायर हमारे क्या होता है बेटा जी, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और अगर जो मैं एसिडिफायर के एग्जांपल की बात करूं तो हमारे सिलेबस में क्या है बेटा जी, डाइल्यूट HCl और हमारा क्या है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ये 2 एग्जांपल हमारे दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड आयरन। हमारा क्लोराइड और आयरन के लिमिट टेस्ट के बारे में हम लोगों को बताना है। अब देखिएगा कि आयरन और क्लोराइड का लिमिट टेस्ट अगर जो आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर करने बैठोगे तो आप लोगों को मैं बोलूंगा कि आप लोग अगर जो पहले दिन से पढ़े हो, पहले दिन से मतलब कि आपने सेमेस्टर के स्टार्टिंग से मेहनत की है, तो बेटा जी आपने तो ऑल सब कुछ तैयार किया हुआ होगा। ठीक है,
अगर जो आप अभी के फेज में हो, अभी वाले की मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, तो मैं उन बच्चों को यहाँ पर बात बता दूं कि बेटा जी लिमिट टेस्ट में आर्सेनिक का तैयार करना और सब इस लिमिट टेस्ट स्किप कर सकते हो। ये बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टोरेंट्स हमारे क्या होते हैं, और दो एग्जांपल के साथ हम लोगों को यहाँ पर बताना है। अब एक्सपेक्टोरेंट का एक एग्जांपल तो अमोनियम क्लोराइड होता है, दूसरा एग्जांपल आप लोग चैट सेशन में लिख करके बताइएगा क्या होता है। और एक्सपेक्टोरेंट अभी जब हम लोगों ने पिछला लेक्चर डिस्कस किया था, पिछला मॉडल पेपर, वहां पर भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हमारा क्या जो म्यूकस है, जो कफ है ना, जो हमारा क्या है स्पुटम है, उसको बेसिकली हमारा क्या है ब्रोंको में से रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमारा क्या है सांस लेने में, क्योंकि कि क्या होता है कि हमारा नैरो हो जाता है, पाइप का साइज जो है वो यहाँ पर म्यूकस जमने की वजह से नैरो हो जाता है। तो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन को डीपली एक्सप्लेन करना है। ये वाला क्वेश्चन भी बेटा जी इंपोर्टेंट हो जाता है 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और यही आप लोगों का क्या है बेटा जी, मॉडल पेपर नंबर 2 है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और देखिए मैं आप लोगों को ईमानदारी से एक बात बताऊं बेटा जी, सच में अगर जो आपको अच्छी लगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा, बुरी लगे तो एक कान से सुनिएगा और फेंक दीजिएगा। देखिए मुझे एक पर्सनली अपने मन से एक चीज मुझे आप लोगों को बोलनी है कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे इस सेमेस्टर में नहीं दिख रहा है कि जिसके 90% आए। फैक्ट ट्रू, ना यूट्यूब पर दिखा, पूरे सेशन लाइव चली है, ना ही ऐप पर दिखा है। बट मैं आप लोगों से एक चीज पूछूंगा कि इज यू आर रेडी फॉर योर फ्यूचर टू गेटिंग द गुड सैलरी एंड ऑल दिस थिंग्स, कि क्या आप लोग तैयार हो कि हाँ भविष्य में कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, है ना, मुझे अच्छी जॉब मिले। क्या इस मेहनत से आप लोगों को मिल सकती है? आप 15 मिनट बस अपने आप को फोन स्विच ऑफ करके फिर XYZ कुछ भी 15 मिनट्स बिल्कुल अलोन, बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकांत में बैठ करके चीज सोचेगा कि क्या पुनीत भैया ने ये बात बिल्कुल सही बोली है कि मैं पूरे सेमेस्टर जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया। XYZ कोई भी एक्सक्यूज हो सकते हैं, आप लोग मुझे एक्सक्यूज दे सकते हो कि मेरे भैया तबियत खराब थी। मैं आप लोगों को बताऊं मेरा राइट हैंड पूरा का पूरा टूटा। मैं 4 दिन आईसीयू में एडमिट रहा, 4 दिन। आप खुद देखिएगा कि 4 दिन में आईसीयू में एडमिट रहा, मुझे दौरे पड़ रहे थे, मेरा ये हाथ मैं ऐसे सीधा खड़ा कर लेता था, पूरा ये बॉडी इधर से राइट साइड से पैरालाइज हो सकती थी, है ना। मैं 26 अगस्त जिस दिन जन्माष्टमी थी, मेरा उस दिन रात को मटकी फोड़ने का प्रोग्राम था, पूरा दिन निर्जला उपवास रहता है मेरा जन्माष्टमी वाले दिन। बेसिकली मैं पूरा काम कर रहा था, पूरा हम लोगों ने फंक्शन अरेंज किया हुआ था, क्योंकि हमारे पास में हमारा एक माधव है ना, जो जिनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है बेसिकली। तो ये सब चीजें थी। मेरा हाथ टूटा 26 तारीख को, एंड रात को मेरा इस हाथ का ऑपरेशन हुआ, जिसकी ऑपरेशन में कोई यहाँ की जो नस थी वो मतलब कि कोई दबी हुई रह गई, ऐसे बेसिकली देसी भाषा में बोला जाए, जिसकी वजह से वो फिट्स आने स्टार्ट हो गए, दौरे टाइप आने स्टार्ट हो गए। आईसीयू में एडमिट हुआ 27 तारीख को शाम को, मैं जा करके 30 तारीख को मुझे डिस्चार्ज होना था, उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया। 31 तारीख को मैं डिस्चार्ज हुआ, जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ बेसिकली। एंड उसके बाद में 31 तारीख को जब मैं घर पर आया ऑफिस में, एंड मेरे को ये मैंने बस पहला सेंटेंस ये था कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे को 4 दिन मुझे हो गए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्लासेस कैसे चल रही, सब कुछ कैसे चल रहा है। तो अवनीश सर से बात करी, बबीता मैम से बात करी, दीक्षा मैम उस टाइम पे पढ़ाती थी, उनसे बात करी, सबसे बात करी कि क्या मतलब क्या हो रहा है बच्चों का, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या कोर्स चल रहा है, सबको। मेरा पहला क्वेश्चन ऑफिस में आते के साथ ये था, क्योंकि एक्सक्यूज नहीं है लाइफ में, क्योंकि आप लोग ऑप्शन रखोगे तो ऑप्शन बहुत है। मेरे लिए ऑप्शन ये है कि मेरा बच्चा जो मेरे से पढ़ रहा है बी फार्मा करके, वो ये ना बोले कि भैया तेरी वजह से मेरा जीवन खराब हुआ, क्योंकि तेरी वजह से मैंने बी फार्मा किया था, तू बोल रहा था कि बी फार्मा अच्छा 4 साल बाद तू मुझे गाली देगा। नहीं, मेरे को ये जीवन जीना ही नहीं है। मैं आज 2.5 साल हो गए यहाँ पर खड़े खड़े, ऐप पर जो उद्यमी बच्चे आते हैं या फिर कुछ भी होता है XYZ, उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जो बच्चा मेरी डेली लाइफ में बैठ रहा है वो आज तक मुझे कुछ नहीं बोल सकता है, बिकॉज उसको मैंने वो चीज डिलीवर की है जो मैंने उसको बोला है ना। तो एक्सक्यूजेज अपनी जगह है ना। मेरा ये राइट हैंड जब टूटा था, पट्टी बांध करके, मेरे को फ्रैक्चर था, ऐसे मेरे को वो पूरा का पूरा ये हाथ हिला नहीं सकते हैं, है ना। मैं लेफ्ट हैंड से खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे से नहीं लिखा जा रहा लेफ्ट हैंड से, बच्चों को बता रहा हूँ ओरली, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे बोले सर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का सपोर्ट मिला। बट मेरा मन बोल रहा था यार बिना लिखे कैसे पढ़ा पाऊंगा मैं, जैसे अभी भी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, वरना चाहूँ तो मैं बिना पेन के भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, ओरली तो डिस्कस कर रहा हूँ। अभी ये हाथ टूटा हुआ था, आज भी ये हाथ
मैं ऐसे पूरा ऊपर उठाता हूँ, इधर दर्द होता है, बिकॉज उस टाइम पर मैंने इसकी केयर ही नहीं की। 40 दिन उन्होंने बोला था कि ऐसे रखना है इसको, आपको नहीं कुछ भी। मैं तीसरे दिन पट्टी उतार के फेंक दी, नहीं भाई साहब मेरा हाथ नहीं चल रहा, मैं ऐसे लिखता था। तो एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए लाइफ में, लाइफ में एक्सक्यूज नहीं है। सिंपल सी बात है, लगना पड़ेगा। मैं सिंपल सी एक चीज बोलता हूँ आपको कि आपको फार्मेसी करके आप एक ऐसे प्रोफेशन में आए हो जो बेस्ट है, बट ये प्रोफेशन ही बोलता 4 साल मुझे पूरा झोंक दे भाई। 4 साल तू करेगा ना तो पूरा अपना आप पूरा एफर्ट डाल, जो तुझे जितनी नॉलेज ले सकता हो, जो पढ़ सकता हो। क्योंकि आप मुझे खुद एक बात बताइएगा कि पूरा सेमेस्टर का टाइम तो आपके पास में तो एक्स्ट्रा भी टाइम मिला ना, काउंसलिंग लेट हुई, चीजें लेट हुई, आपके पास में तो और भी एक्स्ट्रा टाइम था। मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल बता सकता हूँ जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना स्टार्ट कर दिए, वो क्लासेस में भी नहीं आ रहे फर्स्ट सेमेस्टर की, बोला कि सर अब उब चुके हैं आप, आपका समझ में नहीं आता कि आप इतनी बार पढ़ा कैसे देते हो एक टॉपिक को, हम तो परेशान हो गए सर। 6 बार, आप बिलीव कर सकते हो 6 बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई है, 6 टाइम इन दिस बैच। अभी मैराथन क्लासेस एंड ऑल ये तो सारी चीजें बची हुई हैं। 6 बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाई है, कोई कर दे तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। बात ये, आप लोगों को तो 1 मिनट लगती है बोलने में कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मेरे को पता है कि आपको क्या डिलीवर करना है। ये आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़े हो, आप ऊपर से इधर आके ब्लेम दे रहे हो कि सब कुछ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। भाई सब कुछ पढ़ाने में कितना टाइम लगता है, मेरे को 7 घंटे की मैराथन लूंगा, मैं पूरा पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा तुझे, तू टेंशन ले रहे। बट द थिंग वाज दैट कि आपने पूरा सेमेस्टर क्या किया। सिंपल सा मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपने, आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, क्या आप डिजर्व करते हो 40,000 की नौकरी? आपका मन, मैं क्या, मैं कौन हूं तो बोलने वाला, मैं 2 कौड़ी का इंसान हूं, कुछ भी नहीं हूं। आपका मन खुद आपको आंसर दे दे कि भाई तू डिजर्व ही नहीं करता, अच्छी सैलरी तो डिजर्व ही नहीं करता, तो तुझे मिल कहां से जाएगी। दुख उसको होता है जिसको बेसिकली मेहनत किया हो। आजकल के जो मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूं, उनको नॉलेज घंटा भर की भी नहीं है, और उनकी एक्सेप्टेशन ऐसे कि मैं बी फार्मा कर लिया। भाई तो ये डिग्री है, पेपर है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपकी नॉलेज कितनी है ना, आपकी नॉलेज कितनी है, आपके बोलने के तरीके से पता लग जाता है कि आप क्या हो। सिंपल सी बात, बहुत इजी लगता है कि ऑनलाइन खड़े हो गए, आकर के कुत्तों की तरह भोग दिया, लोग कुत्ता लगता लोगों को कि ऑनलाइन आकर के भोग दिया, बात खत्म हो गई। बट भाई जो काम जो कर रहा है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, आप करके देखिएगा, सिंपल सी बात है, आप करके देखिएगा। काम हर कोई अच्छा है, इज्जत हर किसी की कीजिए, बट द थिंग वाज दैट कि आप लोग कर क्या रहे हो, आप एक प्रोफेशन कोर्स कर रहे हो। आप खुद, आप बी फार्म वाला बच्चा बोलता है कि मुझे एमबीबीएस वाले बच्चों की तरह उपाधि क्यों नहीं दी जाती, डॉक्टर क्यों नहीं, हम क्लिनिक क्यों नहीं खोल सकते। अरे तो भाई तेरे बोलने के तरीके में चेंजेस नहीं आए 4 साल में। आप किसी डॉक्टर के साथ जाकर के बैठिएगा, उनको मैं अगर जो बात करूं, जब मेरा हाथ टूटा हुआ था तो उन डॉक्टरों को बेसिकली इतनी बुरी बुरी चीजें बोली गई हैं कि ऐसे कैसे हो गया, हमारा बच्चा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। हम जस्ट बोल कि कोई नहीं यार, वो बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, बात खत्म हो गई। नहीं ठीक होगा तब उनका सिर फाड़ देना, क्या दिक्कत वाली बात है। बट अभी डॉक्टर बोल रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ क्यों रहे हो आप लोग, क्योंकि हम उस प्रोफेशन से हैं। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा भाई। हमारे शब्दों में ही वो चीज अभी तक नहीं आ पाती है 4 साल में, तो फिर हम कैसे डिजर्व कर सकते कि सोच करके देखो आप खुद ही, है ना। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि हम लोग क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, और ये करके हम चाह क्या रहे हैं, सोच करके देखिएगा। आजकल बेसिकली एजुकेशन बेकार है, ये लोग बच्चों का बोलना है। एजुकेशन बेकार नहीं है, आप खुद बेकार हो, बट हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम सिस्टम को गाली देने के लिए तैयार हैं। आप खुद अपना अपने मन से पूछेगा, आप खुद सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों बैक दे देता है। बैक इस वजह से देता बिकॉज आप बैक डिजर्व करते हो। मेरी तो नहीं आई बैक आज तक, घमंड के साथ बोलता हूं, 8 सेमेस्टर पढ़ा मैं भी, मेरी तो नहीं आई है बैक। समझ में आ रही बात, मेरी क्यों नहीं आई भाई बैक? मेरा चाचा है कोई वेकेटिव में नहीं है भाई, बट क्यों नहीं आई? बिकॉज मैं बैक डिजर्व नहीं करता था, मैं पढ़ा हूं। आप अगर जो बैक डिजर्व करोगे तो आपकी बैक आएगी भाई। आप 10 रुपए का काम कर रहे हो और आप अपेक्षा कर लो कि ना 100 रुपए मिल जाए, कैसे मिल जाएंगे? लॉजिक सिंपल सा। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि भाई आप लोग कंपनियों को गाली देते हो कि 10,000 रुपए नौकरी दी, बस 8,000 रुपए की नौकरी दी।
मैं खुद बोलता हूं, बस 2 मिनट, कभी मेरी बात शायद किसी बच्चे ने आज तक की बात सुनी नहीं, और मैं बोलता रहूंगा जब तक खड़ा हूं, जब तक ये चीज चेंज नहीं होती कि बी फार्मा करके कुछ नहीं होता, 8,000 की नौकरी मिलती है। मैं सिंपल एक सटीक बात आपसे पूछता हूं, आपकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी जो जीवन, मैं बोलता हूं कि सब बच्चों की बने, और जो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है एक साल में, ठीक है, आपकी कंपनी है, आप उस कंपनी के हेड हो, आपके अब क्या है कि आपने 10 पोस्ट निकाली, 10 वैकेंसी निकाली, ओके। अब मेरे साथ में आदिल, आदिल एक बच्चा भी यहां पर क्लास में था, हाँ, आदिल आया और मैं, हम दोनों बच्चे, हम दोनों गए इंटरव्यू के लिए। बेसिकली मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, मेरे को नहीं पता कि कंपनी में कैसी मशीनरी होती है, क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट है। मेरे से उन्होंने कुछ भी पूछा क्वेश्चन, मैंने जस्ट बोल दिया कि सर बेसिकली मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ एंड मुझे इतनी ज्यादा कुछ नहीं पता है, जो क्वेश्चंस बेसिक से थे उनका मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप बाहर जाकर के इंतजार कीजिए। वहीं पर दूसरा बच्चा आदिल गया, आदिल को पता है कि क्यूए डिपार्टमेंट क्या होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन में क्या काम होता है, पैकेजिंग में क्या काम होता है, आदिल को पता है, ठीक है। अब बेसिकली रिज्यूम दोनों का गया था, रिज्यूम दोनों का अप्रोक्सीमेटली 80-85% का, तो दोनों का ठीक था रिज्यूम। तो कंपनी किसको सिलेक्ट करेगी? मेरे को सिलेक्ट करेगी, आदिल को सिलेक्ट करेगी? कंपनी हैव टू सिलेक्ट द आदिल बिकॉज उसको नॉलेज है, मेरे को सिखाना पड़ेगा, वो सीखा सिखाया है, अभी एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं है ना। अब मेरे को नॉलेज है नहीं, ऊपर से कंपनी मेरे को रख भी रही है और मुझे काम भी सिखा रही है और फिर उल्टा 8,000 रुपए भी दे रही है, तो भाई उनके तो चरण छुओ तुम लोग, कि एक तो मेरे से आता नहीं कुछ, सामने वाला फ्री फंड में सिखा भी रहा है और ऊपर से मुझे 8,000 भी दे रहा है, कितनी बड़ी बात है, सिंपल लॉजिक वाली बात है ना। आपके आप पर मान लीजिए कोई स्किल आती है, आपके पास में मैं आया कि भैया मुझे स्किल सिखा दो, तो आप क्या बोलोगे कि पहले मुझे पैसे दे या फिर कुछ मुझे चीज दे। देखो सिंपल लॉजिक वाली बात है, आप मेरे पास में आए हो क्योंकि मुझे पढ़ाना आता है, आप मेरे पास में आए हो तो मैंने आपसे पैसे लिए, मैं आपको उल्टा क्या दे रहा हूँ रिटर्न में, पढ़ा रहा हूं, सिंपल ये चीज हुई, ठीक है, ये चीज हो रही है ऑब्वियसली। अब कंपनी क्या कर रही है, जैसे बीएसपी फार्मेसी कंपनी है, आप यहां पढ़ने के लिए आए, मैं उल्टा एक तो आपको पढ़ा भी रहा हूं और उल्टा पैसे भी दे रहा हूं, क्योंकि आपसे तो अभी कुछ आता नहीं। तो ये चीज सोचो भाई, सिंपल लॉजिक वाली बात है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। तो भाई आप लोगों को खुद पर काम करना पड़ेगा, और मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि 4 साल जो बच्चा, अब देखो एक सेमेस्टर को क्रैक करने के लिए हमारे पास में 3 महीने है, समझो 3 मंथ है, वी हैव 3 मंथ 3 आवर, सॉरी 3 मंथ है हमारे पास में, है ना, 3 महीने है एक सेमेस्टर के लिए। हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, टाइम टेबल आया 15 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले हम लोगों ने स्टडी करना अब स्टार्ट किया, 1.5 महीना क्या किया, सॉरी 2.5 महीना क्या किया, क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है, कि हमने इस 3 महीने में, जो कि हमें बोला गया था कि भैया 3 महीने में एग्जाम की तैयारी करनी है ना, अब इस 3 महीने में हमने एग्जाम की तैयारी करी नहीं, 15 दिन में अब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हो जाती है बड़ी आसानी से, एक दिन पहले आओ मेरे पास में, एक दिन पहले करा दूंगा तैयारी, 15 दिन में हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अभी भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज कि हमारी बैक ना दे दे यूनिवर्सिटी, अगर जो बैक दी तो यूनिवर्सिटी खराब है। भाई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तू 3 महीने पढ़, तू 3 महीने तैयारी कर, तब जाकर के तेरे अच्छे नंबर आएंगे, तभी तो 3 महीने बाद पेपर हो रहे हैं ना, वरना 15 दिन में अगर जो लॉजिकली देखा जाए तो 15 दिन में तैयारियां होती अच्छे से टॉपर बनने वाली, तो ऑब्वियसली भाई 15-15 दिन में पेपर होते, फिर 4 साल कोर्स को खींचने का को था, सिंपल बात। तो बहुत कुछ है सोचने के लिए, पर सोचो तो बहुत कुछ है, ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। चलो बाकी बेटा जी, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग फटाक से चैट सेशन में अपना कंफर्मेशन दे दीजिए। एंड मैं बहुत सारी चीजें कभी कभी ऐसी बता देता हूँ भावनाओं में बह करके, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो, ठीक है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहो, और अपना जो एक चश्मे वाला भैया आपका है वो आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा जी, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा जी, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, थैंक यू 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 थैंक यू, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। हाँ देखिए बेटा, देखो सच्ची में मेरे को नहीं मतलब है कि आप कौन से बैच से हो,
क्या मैं यहाँ पर डिजिटल कोर्स वालों को अलग ट्रीट कर रहा हूँ और मास्टर कोर्स वालों को अलग, कि ये बच्चा ज्यादा पैसे देकर के आए कम? नहीं, मेरे लिए दोनों सेम है, पढ़ने दोनों आए हैं ना। कोर्स वेरिएशन इस वजह से कि किसी के पास में भाई अगर जो लो फीस है तो वो डिजिटल कोर्स लेकर के पढ़ सकता है ना, एटलीस्ट, सिंपल सी बात है ना। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का मॉडल पेपर की सीरीज के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ये मॉडल पेपर दोनों चीजें जो बच्चा बेसिकली कर चुका है, तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि फाइनल एग्जाम आप लोगों का आपने सोचा भी नहीं होगा इतना अच्छा होने वाला। डेफिनेटली आई एम श्योर दैट, है ना। आप श्योर हो या नहीं हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इतना मैं बोल सकता हूं कि जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया होगा और ये जो 3 मॉडल पेपर मैंने डिस्कस किए हैं, ये दोनों चीजें कर ली होंगी, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग मैं बोलूं तो पूरा पेपर यहीं से ही आने वाला है। इतना बड़ा कमिटमेंट कोई नहीं करेगा एंड ये आप लोगों को अपने अंदर बहुत ज्यादा जल्दी चीजों को इनबिल्ड करना है, क्योंकि कि आप लोगों को 8 डेज में पूरा पेपर आपके हाथ में दे देना, इट इज नॉट अ इजी टास्क बेटा जी। बिकॉज अब 6-7 तारीख तक हमारा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 4 डेज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट 4 डेज हमारी आएगी महा मैराथन क्लासेस एंड आपका पहला सेमेस्टर आपने बिलीव भी नहीं किया होगा, आई एम डैम श्योर कि आप लोग जब पेपर लिखोगे तो आप ये बोलोगे कि मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छा काम जो किया वो बीएसपी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन करके किया। आई एम डेफिनेटली से टू यू कि आप जब अपना पेपर देख रहे होंगे आपकी आंखों में से आंसू भी छलक सकते हैं कि यार मतलब कि ऐसे कौन कैसे बता सकता है कोई पेपर पहले ही। तो बेटा जी ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिएगा, तो हमारा पेपर सेट नंबर 3 हमारा यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर रहने वाला है, जहाँ पर हमारे कुछ थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं, बिल्कुल इजी मॉडरेट क्वेश्चंस नहीं लेकर के आया हूं। जैसे पहले क्वेश्चन अगर जो आप लोग देखोगे तो राइट द प्रोसीजर फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के मेजरमेंट के लिए हमारे प्रोसीजर क्या फॉलो होता है वो सब कुछ हमें यहाँ पर बताना है। जो हमारे डिटेक्टर्स अलग अलग यूज हो रहे थे उसका जब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता रहा था, एक ही स्लाइड में वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है, वो सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर बेटा जी लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसिडिफायर विद एग्जांपल। एसिडिफायर्स हमारे क्या होते हैं? बेसिकली हमारे ऐसे एजेंट जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है अक्लोरोहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन में, जिन एजेंट्स का यूज किया जाता है वो हमारे एसिडिफायर्स होते हैं। एग्जाम्पल हमारा डाइल्यूट HCl होता है और हमारा एग्जाम्पल होता है क्या बेटा जी? NH4Cl। ओके, ठीक है जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस? फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, अगर जो हमारा पीएच बेटा जी बॉडी का एसिड की तरफ शिफ्ट होता है तो उस कंडीशन को हम लोग एसिडोसिस बोलते हैं, और जब बेस की तरफ शिफ्ट होता है तो उस कंडीशन को हम लोग एल्कलोसिस बोलते हैं। तो इन सभी की सभी टर्मिनोलॉजीज एंड इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज क्या होता है बेटा जी? 3 टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सोलवेंट। ऑर्गेनिक प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड, इनऑर्गेनिक प्रोसेस रिलेटेड, और हमारा रेजिडुअल सोलवेंट्स हमारे बेटा बेसिकली हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंटल इम्प्योरिटी। आगे बात करें, एक्सप्लेन द टर्म लिमिट टेस्ट विद एग्जांपल। लिमिट टेस्ट हमारा क्या होता है कि हमारा क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवर स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंप्योरिटीज। एग्जांपल हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, एसेट्रा एसेट्रा। राइट मेडिसिनल यूजेस ऑफ द कॉपर सल्फेट CuSO4 और फेरस सल्फेट FeSO4 हमारा, इनके हमें क्या बेटा जी? मेडिसिनल यूजेस, यानी कि हम लोग 2 से 3 यूज कॉपर सल्फेट का और 2 से 3 यूज फेरस सल्फेट के लिखेंगे। डेट से फाइनल हमारी बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन के एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एग्जांपल के साथ में हमें बताना है। जो हमारे कफ म्यूकस स्पुटम को हमारा बेसिकली रिमूव करने का काम करे, ब्रोंको में से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने का काम करे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल हमारा इसका क्या रहेगा? पोटेशियम आयोडाइड रहेगा। और अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या है? अमोनियम क्लोराइड रहेगा। बात करें एक्सप्लेन अबाउट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमारी क्या होती है? देखिएगा बेटा जी,
जैसे हमारा क्या है, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है जी, हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अब इस अनस्टेबल न्यूक्लियस से जब ये न्यूक्लियस स्टेबल होता रहेगा तो इसमें से क्या रहेगा, हमारा रेडिएशन बाहर निकलेंगे, इसमें से रेडिएशन बाहर निकलेंगे। अब कितने टाइम में ये 100% अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, 50% स्टेबल, और 50% तो अभी भी अनस्टेबल बचेगा। तो इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए जितना टाइम हमें लगता है उसी को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं, जिसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लक्सेटिव। हमारे जो माइल्ड कैथार्टिक्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, लक्सेटिव बोलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हमारा क्लोरीनेटेड लाइम। हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीनेटेड लाइम के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसका एग्जांपल बेटा जी, हमारा, अगर जो आप लोग देखोगे है ना, अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी क्या कि हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हमारा एग्जांपल किसका बेटा जी, हमारा एंटी माइक्रोबियल का एग्जांपल होता है, कौन, हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है जी बेटा। फेरस सल्फेट हमारा कहां पर यूज होता है, हेमेटेनिक्स में यूज होता है, तो वहीं पर तो इसके यूजेस होंगे। देखो ये कौन सी, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, सिलेबस याद रखो। फेरस सल्फेट आपका कौन से टॉपिक में दिया है, उस टॉपिक के जो यूज है वो फेरस सल्फेट में चिपका दो, बात खत्म हो गई। डिफिकल्टी लेवल तुरंत डाउन चला गया, है ना, तुरंत डाउन चला गया अगर जो आपने ये दिमाग सोच लिया कि फेरस सल्फेट कौन से टॉपिक का है। चलिएगा अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं, सेक्शन नंबर बी, जहां पर पहला क्वेश्चन हमारा एंटासिड से, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, और हमारे दो ऑफिशियल एंटासिड का हम एग्जांपल देने हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड को हम लोग क्यों यूज करते हैं, यानी कि ओवरऑल बात की जाए तो कंप्लीट एंटा एसिड हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट और एंटी माइक्रोबियल के ऊपर हम लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में डिटेल में लिखना है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, साथ ही साथ बात की जाए हैंडलिंग एंड स्टोरेज कैसे करते हैं, और एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, और कौन कौन से डिटेक्टर्स यूज होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और कोई भी दो डिटेक्टर हम लोगों को यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, तो जिसमें से आप लोग क्या है, आयन चैनल, और आप लोग क्या है बेटा बेसिकली गीगर मुलर जीएम काउंटर मेथड लिख सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं बेटा जी हमारा, अगर जो आप लोग यहाँ पर आएंगे तो एडजस्टमेंट टू कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट टोनिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में भी आने की आइसोटोनिक सॉल्यूशन से पूरी संभावना है। एस्ट्रिंजेंट हमारे क्या होते हैं, और कोई भी दो कंपाउंड के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में बताना है। तो 4th यूनिट से हमारा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में 1 या 2 बार आया है, बट जस्ट टू फुलफिल द क्राइटेरियाज कि 7 क्वेश्चन हमें यहाँ पर अरेंज करने हैं, डेट्स वाई मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी। इलेक्ट्रोलाइट से एक क्वेश्चन आपको 2025 में भी देखने को मिलेगा कि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और सभी के दो एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पर बताने हैं। मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, है ना, तो डिफरेंट टर्म्स को हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हमारा बेटा जी कैथार्टिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, और इस बार ये क्वेश्चन में भी एग्जाम में आ सकता है कैथार्टिक्स से भी। अभी इस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, कैथार्टिक्स क्या होते हैं, कैथार्टिक्स क्यों यूज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टाइप के भी जो सब टाइप होते हैं वो भी सब कुछ हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन इन डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी आप इस क्वेश्चन को देखने वाले हो बेटा जी। तो हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट के बारे में। हेमेटेनिक्स क्या होता है, प्रिपरेशन ऐसे हमारी क्या रहती है हेमेटेनिक्स की, ये क्वेश्चन भी आप लोग 2025 में बेटा जी एग्जाम में देखने वाले हो। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ORS क्या होता है, 2 या 7 नंबर में यहाँ से भी आपको क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा कि ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट क्या होता है। तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन, स्टोरेज कंडीशन, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड हमारा यूजेस, सब कुछ हमें यहाँ पर ORS के बारे में लिखना पड़ेगा। तो यही हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा मॉडल पेपर नंबर 3 है, जो कि हम लोगों ने आपके सामने पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के मन में बना हुआ है कि सर क्विक रिवीजन के लिए भी हमारे पास में कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए मैंने एक चीज बनाई हुई है, वो है हमारा क्या, पॉकेट रॉकेट। पॉकेट रॉकेट आप लोग बेटा जी बेसिकली आपके कोर्स के अंदर मैं डलवा देता हूं। तो आप पॉकेट रॉकेट में खाली आपका जैसे आपने देखा होगा ना, ताश की गड्डी होती है, तो इतने बड़े बड़े कार्ड्स टाइप उसके अंदर 30 से 35 कार्ड हैं, और उस पॉकेट रॉकेट के अंदर आपको पूरा आपका
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली आप इजीली वहां से रिवाइज कर सकते हो विद इन 20 to 25 मिनट। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग उस पॉकेट रॉकेट से रिवाइज कर सकते हो। तो ये आप लोगों को ऐप पर भी अगर जो कोई बाय करना चाहता है तो 14 रुपीज में बाय भी कर सकता है, मात्र 14 रुपीज इसका प्राइस है। बाकी ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, है ना। एफ वाला बेटा जी बता दिया, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट बिल्कुल सही आंसर है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे बेटा जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया वैसे। जी 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 बिल्कुल अंकित गैंगवार जी। अंकित एक आकाश गैंगवार नाम का बच्चा है जो कि बहुत अच्छा है ना। गंगवार, सॉरी गंगवार, गैंगवार बोल रहा मैं, गंगवार, है ना। चलिएगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, अपनी चीज़ों को स्टडी करते रहिए। एंड कल हम लोग अपनी फार्मास्यूटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर कितना कंटेंट लिखना है सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। ओके बेटा जी, चलिएगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।